हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं लोकेश टोकेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। तो बच्चों, हम कल बात कर रहे थे वेक्टर एडिशन लॉ पर। हमने कल देखा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट किया था। देखिए मैग्नीट्यूड क्या आया था हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, जिसका फॉर्मूला आया था पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, क्या यही आया था? बिल्कुल यही आया था। और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फ्रॉम वन ऑफ द वेक्टर, वन ऑफ दी वेक्टर, किसी एक वेक्टर से जो डायरेक्शन आई हमारे पास में वो क्या आई, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कॉस थीटा, वेयर अल्फा इज एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद वेक्टर p। क्लियर? आई होप याद है सभी को। चलिए, तो आज इसके आगे हम डिस्कशन करते हैं। आज देखिए हम इसके केसेस डिस्कस करते हैं। रिजल्टेंट जो हमने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड किया वो डिफरेंट केसेस में आपको दो वेक्टर का एडिशन किस तरह से प्रोवाइड करता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहां पर हम केस 1 लेते हैं हमारा, व्हेन वेक्टर p एंड वेक्टर q आर पैरेलल टू ईच अदर। वेक्टर p और वेक्टर q जो है वो क्या हो, पैरेलल हो टू ईच अदर। तो क्या हो जाएगा, देखिए कहने का मतलब थीटा यहां पर कितना है, थीटा जो है दोनों एंगल्स के बीच, दोनों वेक्टर्स के बीच में वो 0 है। अगर थीटा 0 हो जाए तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, रिजल्टेंट हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू आपको यहां पर बता रखी है कि ये दोनों वेक्टर्स इस तरह से पैरेलल हैं, वेक्टर p एंड वेक्टर q। तो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में एंगल हमेशा 0 डिग्री होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर वेक्टर p पैरेलल टू वेक्टर q, सेम डायरेक्शन में। इन दोनों ही केसेस में एंगल जो होगा वो क्या होगा, इनके बीच में थीटा 0 होगा, ध्यान रखिएगा। तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 0, ये बन जाएगा क्या, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 0। तो कॉस 0 की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो ये क्या बनेगा, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। क्लियर है? कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हम इसे लिख सकते हैं p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये p प्लस क्यू होल स्क्वायर आइडेंटिटी बन जाती है। स्क्वायर और रूट जो है वो आपस में कैंसिल हो जाते हैं गाइस। तो आपके पास में जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आएगा, p प्लस क्यू। तो डायरेक्ट देखिए दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट दोनों का सिंपल एल्जेब्रिक एडिशन हो सकता है। कब? जब दोनों वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल हो, मतलब इन दोनों के बीच में थीटा क्या हो, 0 डिग्री हो। जब इन दोनों वेक्टर्स के बीच में थीटा 0 डिग्री होगा तो इन दोनों वेक्टर्स का जो सम होगा वो हमेशा पैरेलल टू ईच अदर हो सकता है। क्लियर? सिमिलरली डायरेक्शन की अगर यहां बात की जाए तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी गाइस, अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स q साइन 0 अपॉन p प्लस q कॉस 0, ये बन जाएगी। तो देखिए साइन 0 की वैल्यू होती है 0, अपॉन में p प्लस क्यू बचेगा, लेकिन 0 से अगर आप किसी को भी 0 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में वैल्यू 0 ही आती है। और tan की टेबल में 0 आपको 0 डिग्री पर ही मिलता है। मतलब रिजल्टेंट का किसी p वेक्टर के साथ में बनाया गया एंगल भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा। मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो भी इन्हीं की डायरेक्शन में होगा। इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो भी कहां होगा, इन्हीं की डायरेक्शन में होगा। तो ये केस 1 होगा आपका when both vectors are parallel to each other। क्लियर? इसी तरह से देखिए केस सेकंड की बात करते हैं। यहां पर केस सेकंड वो क्या कह रहा है, when two vectors
आर ऑपोजिट और एंटी पैरेलल टू ईच अदर। When two vectors are opposite or anti-parallel to each other। Anti-parallel और opposite होने का सेंस, सपोज कीजिए ये आपका वेक्टर है P वेक्टर और ये वेक्टर है Q वेक्टर, एंटी-पैरेलल टू ईच अदर, तो फिर इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा थीटा वो कितना होगा, इट इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ऑपोजिट और एंटी पैरेलल हो तो उस केस में इनका जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो क्या होगा, देखिए रिजल्टेंट इसी फॉर्मूले से आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। रिजल्टेंट की वैल्यू पुट करेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 180 डिग्रीज। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 180। कॉस 180 की वैल्यू हमने फाइंड करना सीख रखा है, ठीक है, चैप्टर नंबर 0 में गाइस, पता है आपको बेसिक्स में। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 180 की वैल्यू होती है हमारी -1। तो कॉस 180 की वैल्यू जब मैं -1 पुट करता हूं यहां पर, तो r क्या बन जाएगा, r बन जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, पी स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 2pq, तो r की वैल्यू बन जाती है रूट ऑफ p माइनस क्यू होल स्क्वायर, और रिजल्टेंट आएगा आपके पास ओनली p माइनस क्यू। p माइनस क्यू समझ में आया आपको, दो वेक्टर्स का नेट रिजल्ट माइनस में, ठीक है, या मिनिमम आएगा कब, जब दोनों के बीच में एंगल कितना हो, 180 डिग्रीज। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें यहां पर, तो अल्फा इज इक्वल टू अगेन tan इनवर्स q साइन थीटा अपॉन p प्लस q कॉस थीटा, इसी से आएगा। थीटा आपका 180 डिग्री है तो tan इनवर्स q साइन 180 डिग्री अपॉन p प्लस q कॉस 180। साइन 180 की वैल्यू 0 होती है तो यहां पर दोबारा से आपको tan इनवर्स 0 मिलेगा, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। यहां पर आपका जो रिजल्टेंट होगा वो अगेन किसी एक वेक्टर के पैरेलल होगा, और वो वेक्टर कौन सा होगा, बिगर वेक्टर। वो वेक्टर कौन सा होगा, बिगर वेक्टर। जैसे कि इफ p वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा है q वेक्टर के, therefore angle between p vector and r vector is 0 डिग्री, ध्यान रखिएगा। एंड वाइस वर्सा, इसी के नीचे लिख देता हूं एंड वाइस वर्सा। अगर p वेक्टर की वैल्यू, मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर अगर बड़ा हो q वेक्टर से, तो p और r के बीच का एंगल, वेक्टर p और वेक्टर r के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। और अगर q वेक्टर p से बड़ा हो तो q और r के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। रिजल्टेंट जो है वो बड़े वाले मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन में होगा, कहने का मतलब ये है। क्लियर, ये आपका केस नंबर 2 हो जाता है, देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट बढ़ा जाए। इसी तरह से केस 3, केस 3, when two vectors are perpendicular to each other। अगर दो वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होने का मतलब दोनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना हो, 90 डिग्री। तो कुछ इस तरह से कंडीशन हो जाती है, देखिए वेक्टर P एंड ऑफ वेक्टर Q, दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्रीज। क्लियर, अगर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री हो तो क्या होगा, देखिए यहां पर, तो यहां पर जो आपका रिजल्टेंट है बच्चों वो बन जाता है P स्क्वायर
प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 90 डिग्रीज। आपका रिजल्टेंट क्या बन जाएगा यहां पर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू हम जानते हैं 0 होती है, तो आपका रिजल्टेंट क्या बनता है, ओनली पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का होल रूट, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर होल रूट। क्लियर? तो इस तरह से, और जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों के बीच में से पास होगा अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और ये एंगल पी से कुछ, वेक्टर पी से कुछ एंगल बनाएगा अल्फा। तो इस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर, tan अल्फा इज इक्वल टू क्यू साइन 90 अपॉन पी प्लस क्यू कॉस 90। अल्फा बनेगा आपका tan इनवर्स, साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो tan इनवर्स q बाय p, tan इनवर्स q बाय p। देख लीजिए, क्लियर? ये आपका थर्ड केस हो जाएगा। देयरफॉर अगर बीटा हम देखें तो बीटा को आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां से p बाय q, एंगल बिटवीन r एंड q। बीटा ये हो जाएगा आपका, बीटा की वैल्यू होगी p बाय q, ध्यान रखिएगा। क्लियर? इसमें एक दो चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा। क्या? इफ magnitude of p is equal to magnitude of q, then alpha is equals to beta is equals to tan inverse 1, और अल्फा और बीटा की वैल्यू बन जाती है 45 डिग्रीज। अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं और इन दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ठीक इनके बाइसेक्टर मिड पॉइंट से पास होगा और दोनों ही वेक्टर्स के साथ में इक्वल एंगल बनाएगा। क्लियर? अदरवाइज इफ मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ q वेक्टर, देन अल्फा लेस देन बीटा, और if q वेक्टर मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन p वेक्टर मैग्नीट्यूड, देन बीटा इज लेस देन अल्फा। ध्यान रखिएगा। और अगर इनके मैग्नीट्यूड सेम ना हो और p का मैग्नीट्यूड q से बड़ा हो, तो जो p का एंगल है r के साथ में वो छोटा होगा। छोटा होने का मतलब क्या है, छोटा होने का मतलब क्या है कि आपका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, उसका झुकाव ज्यादा होगा p के तरफ। झुकाव ज्यादा होगा किसकी तरफ, p की तरफ। कुछ इस तरह से अल्फा और ये बीटा। क्लियर? ये किस केस में, व्हेन p वेक्टर मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन q वेक्टर। ध्यान रखिएगा इस चीज का, ठीक है? और इसका उल्टा अगर हो जाता है तो r का झुकाव ज्यादा होगा q की तरफ। तो यहां पर इफ मैग्नीट्यूड ऑफ q वेक्टर इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ p वेक्टर, तो बीटा इज लेस देन अल्फा। देख रहे हैं आप सारे केसेस 90 डिग्री एंगल पर, सारे केसेस हमने यहां पर कंसीडर कर लिए हैं। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी यहां तक। क्लियर है? देख लीजिए, इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो ये सारे केसेस जो है यहां पर हमारे काउंट हो जाते हैं। चलिए अब हम इसी तरह से हमारा सेकंड लॉ जो है वो उसको भी देख लेते हैं। यहां पर वेक्टर एडिशन का एक लॉ और आता है हमारे पास, ठीक है? और वो आता है सेकंड लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इस लॉ से भी हम दो वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं गाइस, ठीक है? दो वेक्टर्स के बीच का रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। कुछ नहीं है, पैरेललोग्राम लॉ का ही मॉडिफिकेशन है। देखिए क्या कहता है इसका स्टेटमेंट, इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट any two sides of a
triangle, any two sides of a triangle in cyclic manner, then the third side of a triangle will represent their resultant vector in opposite direction. If two vector represents any two sides of a triangle in cyclic manner, then the third side of a triangle will represent their resultant vector in opposite direction. Clear? कैसे? देखिए, सपोज कर लीजिए आपके पास कोई दो वेक्टर हैं, वेक्टर P एंड वेक्टर Q. इनको अगर आप क्या करते हैं, एक ट्राइंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से वेक्टर P और वेक्टर Q, इस तरह से ट्राइंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तब इन दोनों वेक्टर्स के ट्राइंगल को कंप्लीट करने वाली थर्ड साइड जो होगी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, वो इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करती है, वेयर अल्फा इज एंगल मेड बाय वेक्टर R विद वेक्टर P, और इन दोनों के बीच में जो थीटा होगा वो थीटा ये नहीं होगा, ये एंगल कुछ फाई होगा. ठीक है, एंगल बिटवीन, ध्यान रखिएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q जो होगा वो 180 डिग्री -5 होगा यहां पर. क्योंकि गाइस दो वेक्टर के बीच में हमेशा एंगल जो होता है वो उनकी टेल के बीच में बनता है. कहां बनता है? टेल के बीच में बनता है. यहां पर देखिए वेक्टर P का हेड वेक्टर Q की टेल के साथ जॉइंट है, तो यहां पर इनका ये एंगल नहीं होगा. यहां पर इन दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल ड्रॉ करने के लिए आपको इनको एक्सटेंड करना होगा वेक्टर P को. वेक्टर P को अगर एक्सटेंड करेंगे तो इन दोनों के बीच में एंगल बनेगा थीटा, विच इज 180 -5. ये वेक्टर P और वेक्टर Q के बीच का एंगल कहलाएगा, ना कि फाई. इस चीज को ध्यान रखेंगे हम. क्लियर? एंगल between any two vectors are always formed between tail of one vector and tail of other vector. हेड और टेल के बीच में एंगल नहीं बनता. ये आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो जाता है. देखिए, इसी वेक्टर एडिशन लॉ से आप रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं. इसी वेक्टर एडिशन लॉ से आप क्या कर सकते हैं, दोबारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे? आइए देखते हैं. मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर सेम आएगा. कैसा आएगा उसको प्रूफ कर लेते हैं. सपोज कीजिए ये आपका वेक्टर P है, ये आपका वेक्टर Q है, और ये जो है ये आपका वेक्टर R है जो कि अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है. ये साइड A हो गई, ये B हो गई और ये C हो गई. अब रिजल्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर R को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा, P को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा अप टू पॉइंट D, और C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा ऑन पॉइंट D. जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यहां पर ये जो थीटा बनेगा ये क्या हो गया, मैंने बताया आपको, एंगल बिटवीन बोथ दी वेक्टर्स. दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल हो गया क्या, थीटा. नाउ अब हम रिजल्टेंट फाइंड करते हैं. तो फ्रॉम रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए देखिए, फ्रॉम ट्राइंगल ADC, बड़ा वाला ट्राइंगल कंसीडर करते हैं. देखिए ADC राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे फिर से. तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर लिखा जा सकता है. AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने तो ये क्या हो जाएगा,
AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD को हम लिख सकते हैं AB प्लस BD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इसे लिखा जा सकता है AB प्लस BD स्क्वायर, ठीक है, प्लस CD स्क्वायर। A प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करें हम यहां पर, तो AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BD प्लस CD स्क्वायर। AB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2AB इंटू BD प्लस CD स्क्वायर। अब देखिए यहां पर जो जो वैल्यूज आपको दिखाई दे रही हैं वो वैल्यूज पुट करिए। तो AD स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपके पास R स्क्वायर, AB स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी P स्क्वायर, स्क्वायर आते ही वेक्टर का साइन नहीं लगेगा गाइस, ध्यान रखिएगा, प्लस BD स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, 2AB का मैग्नीट्यूड P है, BD का मैग्नीट्यूड नहीं पता, CD का मैग्नीट्यूड भी नहीं पता। सेम डेरिवेशन है जो हमने प्रीवियसली की थी, सेम। तो यहां पर क्या हो जाएगा देखिए, अगेन फ्रॉम ट्राइंगल BDC, छोटा वाला ट्राइंगल देखिए BDC ट्राइंगल में साइन थीटा अगर कैलकुलेट किया जाए तो साइन थीटा हो जाता है CD अपॉन BC। तो साइन थीटा, CD की वैल्यू पता नहीं लेकिन BC का मैग्नीट्यूड Q है, सॉरी CD का मैग्नीट्यूड पता नहीं, BC का मैग्नीट्यूड Q है, तो CD की वैल्यू बन जाती है यहां से दोबारा से Q साइन थीटा, इक्वेशन 2। और इसी तरह से अगर मैं cos थीटा फाइंड कर दूं तो cos थीटा क्या हो जाएगा, BD अपॉन CD। तो BD की वैल्यू हो जाएगी आपकी CD cos थीटा और CD इज इक्वल टू Q cos थीटा, इक्वेशन नंबर 3। इसको 2 मान लेते हैं और इसको 3। 2 और 3 इक्वेशन की वैल्यूज अगर मैं 1 में पुट करूं तो देखिए क्या बनता है। आई होप यहां तक क्लियर है सबकी को। क्या बनता है देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 R स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2PQ cos थीटा प्लस Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। देख लीजिए यही वैल्यू बनेगी। CD की जगह आ रहा है Q साइन थीटा और BD की जगह आ रहा है Q cos थीटा। तो यहां से Q स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, Q स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा से दोबारा Q स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये बन जाएगा P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। R की वैल्यू बन जाएगी आपकी रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। तो देख लीजिए रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट के लिए दोबारा से हमारे पास में एक्सप्रेशन सेम आया। सिमिलरली डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो tan अल्फा फाइंड करना पड़ेगा फ्रॉम ट्राइंगल ADC कौन सा ट्राइंगल है, बड़ा वाला ट्राइंगल। बड़े वाले ट्राइंगल में इसका एंगल अल्फा बन रहा है, tan थीटा फाइंड कीजिए, क्या हो जाएगा CD अपॉन AD। tan अल्फा इज इक्वल्स टू CD बाय AD। तो CD बाय AD हो जाएगा, तो tan अल्फा CD की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है Q साइन थीटा अपॉन AD को हम लिख सकते हैं AB प्लस BD। तो tan अल्फा हो जाता है Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। tan अल्फा बिकम्स Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा और अल्फा की वैल्यू बन जाती है tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। क्लियर। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमारे पास में दोबारा इस लॉ से भी सेम आते हैं। अगर आपको ड्राइव करने के लिए बोल दिया जाए, आपको ड्राइव करने के लिए बोल दिया जाए तो आप यही ड्राइव करेंगे। देख लीजिए यहां पर आपका कंप्लीट हो जाता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए
तो लास्ट में हमारा जो अब लॉ बचता है गाइस, वो थर्ड लॉ बचता है, और थर्ड लॉ है हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है। अभी तक जो हमने दो लॉस पढ़े हैं, पहला पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये दोनों लॉस जो हैं ये किन्हीं दो वेक्टर्स को ऐड करके उसका रिजल्टेंट और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन फाइंड करने का प्रोसीजर बताते हैं। लेकिन क्या ऐसा जरूरी है कि आपके पास में हमेशा दो ही वेक्टर्स होंगे ऐड करने के लिए? बिल्कुल नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा दो ही वेक्टर्स हों ऐड करने के लिए। मोर देन टू वेक्टर्स भी हम ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मोर देन टू वेक्टर्स ऐड करना पड़ जाए तब आप वहां क्या करते हैं, आप वहां पर यूज करते हैं पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो यहां पर इसका पहला तो पॉइंट क्या बन गया, दिस लॉ टेल्स अबाउट द प्रोसीजर to find resultant of more than two vectors, more than two vectors। ठीक है, दो से ज्यादा वेक्टर्स का रिजल्टेंट फाइंड करने का प्रोसीजर बताता है। क्या हो जाएगा इसका स्टेटमेंट, according to this law, if more than two vectors are arranged in the form of, according to this law, if more than two vectors are arranged in the form of sides of a polygon in a cyclic manner, then the last side of a polygon will represent their magnitude, in opposite direction। ये इसका स्टेटमेंट हो जाएगा। According to this law, if more than two vectors are arranged in the form of sides of a polygon in a cyclic manner, cyclic manner का मतलब क्या हो गया, सेम डायरेक्शन में, then the last side of a polygon will represent their magnitude in their resultant in, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्लियर, ये स्टेटमेंट होगा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। क्या, कैसे, देखिए सपोज कीजिए हमारे पास चार वेक्टर है, वी हैव फोर वेक्टर्स, वेक्टर P, वेक्टर Q, वेक्टर S और वेक्टर U। फोर वेक्टर्स है, इनको हमें ऐड करना है, और इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू पॉलीगन लॉ क्या करना है, इन चारों वेक्टर्स को एक पॉलीगन की साइड्स की फॉर्म में रीअरेंज करना है। पॉलीगन का मतलब होता है मोर देन टू साइड्स। तो इनको अगर मैं रीअरेंज करूं तो इनको रीअरेंज करने के लिए हमें यहां पर बनाना होगा एक पेंटागन। क्या बनाना होगा गाइस, एक पेंटागन। पेंटागन क्यों बनाना होगा, क्योंकि फोर वेक्टर्स तो फोर साइड्स हो जाएंगी, और जो लास्ट साइड होगी पेंटागन की वो इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगी, तो वो भी एक साइड बनेगी। तो टोटल साइड्स कितनी हो गई, 5। 4 साइड्स तो वेक्टर्स के लिए और 5वीं साइड इनके रिजल्टेंट के लिए। इस वजह से हमेशा ये कैसा बनेगा, पेंटागन साइड का बनेगा। अगर आप 5
वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो तो आप वहां पर क्या बनाएंगे, हेक्सागन। क्लियर है? ठीक है। 7 साइड्स को ऐड कर रहे हो तो क्या बनाएंगे, ऑक्टागन। इज इट क्लियर? तो ये पॉलीगन बन जाएगा। तो ये जो लास्ट साइड है, सपोज एक्स वेक्टर, ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, एक्स वेक्टर विल रिप्रेजेंट पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस एस वेक्टर प्लस यू वेक्टर। दिस इज नथिंग बट पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखिए मैं इसको प्रूफ कर सकता हूं, कैसे कैसे हुआ प्रूफ, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ। ट्राइंगल लॉ तो हमने पढ़ा है ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल लॉ हमने पढ़ रखा है ना, बिल्कुल पढ़ रखा है। तो अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होगा, पहले इन दो वेक्टर्स को ऐड कीजिए। किन किन को, पी और क्यू को। अगर मैं पी और क्यू को ऐड करता हूं, वेक्टर पी और क्यू का रिजल्टेंट देखता हूं, तो ट्राइंगल लॉ से वो रिजल्टेंट कुछ आर आ जाएगा क्या, आएगा। और वो कहां आएगा, उसकी डायरेक्शन क्या इन दोनों के ऑपोजिट होगी, बिल्कुल इस तरफ हो जाएगी। ये इक्वेशन हो गई 1। अब आर जो आया है आपके पास, वो भी एक वेक्टर आया है। इस वेक्टर को क्या एस वेक्टर के साथ में ऐड किया जा सकता है, हां बिल्कुल किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों साइक्लिक फॉर्म में है, डायरेक्शन में है। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आर वेक्टर को ऐड कर दीजिए विद एस वेक्टर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आपको इनकी ऑपोजिट डायरेक्शन में मिल जाएगा, कुछ टी वेक्टर मिल रहा है क्या, टी वेक्टर, इक्वेशन 2। और फाइनली ये टी वेक्टर को क्या यू वेक्टर के साथ में दोबारा ऐड किया जा सकता है बाय ट्राइंगल लॉ, बिल्कुल किया जा सकता है। तो टी वेक्टर प्लस यू वेक्टर, ये बन गया आपका एक्स वेक्टर, बन गया एक्स वेक्टर। तो देखिए हम क्या करते चले, दो वेक्टर्स को ऐड किया हमने, उनका रिजल्टेंट जो आया उसको थर्ड वेक्टर के साथ ऐड किया, फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया उसको नेक्स्ट वेक्टर के साथ ऐड कर दिया, सिंपली आपको एक्स वेक्टर मिल गया। अब अगर मैं ये काम करता हूं, यहां पर पुट वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इन 3, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से 3 में अगर मैं वैल्यूज पुट करता हूं तो देखिए क्या होगा, एक्स वेक्टर इज इक्वल टू, पहले टी वेक्टर की वैल्यू आएगी। टी वेक्टर की वैल्यू क्या है, देखिए यहां पर आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर, आपका यू वेक्टर एज इट इज। नेक्स्ट सेंस में आर वेक्टर की वैल्यू वापस पुट की जा सकती है फ्रॉम वन इक्वेशन, तो ये हो जाएगा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस एस वेक्टर प्लस यू वेक्टर एज इट इज। तो ये आपका यहां पर देखिए प्रूव हो गया कि जो लास्ट वाला वेक्टर एक्स वेक्टर हमारे पास में आया है, वो आपके चारों वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, वो आपके ऑल 4 वेक्टर्स का रिजल्टेंट है। आप देख सकते हैं यहां पर, क्लियर, देख लीजिए। यही चीज हमें प्रूफ करनी थी और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमने यही चीज प्रूफ कर दी। ये हो जाता है गाइस आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तीनों लॉज, वेक्टर एडिशन के तीनों लॉज यहां पर हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, देख लीजिए। क्लियर? चलिए तो कुछ एक आध प्रॉब्लम्स भी डिस्कस कर ली जाए। चलिए रिजल्टेंट पर प्रॉब्लम्स कैसे पूछी जाती है, देखिए क्वेश्चन 1, फाइंड रिजल्टेंट ऑफ 2 फोर्सेस 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन making an angle 0 degree, 90 degree, 180 degree with each other। मतलब 3 न्यूटन और 4 न्यूटन के जो फोर्सेस हैं, अगर ये एक दूसरे के साथ में यही एंगल बनाते हैं तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा।
तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला है हमारे पास, R इज इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, ये बन जाएगा। तो यहां पर दोनों के मैग्नीट्यूड पुट कीजिए, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू कॉस 0, क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, सॉरी 9 प्लस 16 प्लस 24, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 9 प्लस 16 इज 25 और प्लस 24 becomes your 49 and resultant is 7 न्यूटन। आंसर इनका रिजल्टेंट क्या आ गया 7 न्यूटन। अब देखिए अगर कॉस एंगल 0 डिग्री है तो मैंने आपको कहा था कि डायरेक्ट रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप P प्लस क्यू भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट 3 न्यूटन और 4 न्यूटन को ऐड करते तब भी आपके पास रिजल्टेंट 7 न्यूटन ही आना था। क्यों? क्योंकि थीटा 0 डिग्री है, थीटा 0 डिग्री है। तो यही वाला कंसेप्ट हम आगे यूज करेंगे बी वाले पार्ट में। थीटा कितना है 90 डिग्री, तो यहां पर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, डायरेक्ट थर्ड केस। तो R हो जाएगा आपका रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 विच इज रूट ऑफ 25। तो R बन जाता है यहां पर आपका 5 न्यूटन। R डायरेक्ट आ जाएगा क्या 5 न्यूटन। इज इट क्लियर? सी केस भी अगर हम देखें यहां पर तो क्या हो जाएगा, सी में थीटा कितना है 180। अगर 180 होगा तो रिजल्टेंट के लिए डायरेक्ट P माइनस क्यू अप्लाई किया जा सकता है। P माइनस क्यू मतलब 4 न्यूटन माइनस 3 न्यूटन, तो R बन जाता है आपका 1 न्यूटन। ये आपके तीनों केसेस में रिजल्टेंट फाइंड हो जाते हैं गाइस। तीनों एंगल्स के केसेस में आपके रिजल्टेंट इस तरह से कैलकुलेट कर लिए जाते हैं। देखिए क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ magnitude of two vectors is equal to each other. If magnitude of two vectors is equal, magnitude of two vector is equal such that magnitude of their resultant is also equal to either vector. Either vector. Find angle between the vectors. Find angle between the vectors. क्या पूछा है? If magnitude of two vectors is equal such that magnitude of the resultant is also equal to either vector, find angle between the vectors. तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्या कह रहा है कि दो वेक्टर्स हैं, मान लीजिए P और वेक्टर Q, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है और इनके जो रिजल्टेंट है, इनका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी किसी एक वेक्टर के इक्वल है। अगर R के इक्वल होगा तो P के इक्वल होना ही है, मतलब P Q R तीनों के रिजल्टेंट्स जो हैं वो सेम है। यहां पर तीनों के रिजल्टेंट यहां पर क्या है गाइस, इक्वल है। बात समझ आ रही है सबको? तीनों के रिजल्टेंट्स यहां पर क्या है, इक्वल है। जब देखिए तीनों के रिजल्टेंट्स यहां पर इक्वल हो जाएं तो इनके बीच में एंगल फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। यहां पर अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ अगर हम क्या करें स्क्वायर कर दें,
तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। क्या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है? जी हां, बिल्कुल इसे ऐसे लिखा जा सकता है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? P इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू आर, तीनों के मैग्नीट्यूड्स क्या हैं? सेम। तो पुट कर दीजिए, मैं R को भी P लिख रहा हूं, P को भी P लिख रहा हूं और Q को भी P लिख रहा हूं। तो मेरा जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस 2pq स्क्वायर कॉस थीटा। इसको अगर आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर कॉस थीटा। यहां से 2p स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये बन गया 1 प्लस कॉस थीटा। 2p स्क्वायर को डिवाइड में डाल देते हैं तो ये रह जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल हो गया तो ये बच गया हाफ 1 प्लस कॉस थीटा। यहां से कॉस थीटा क्या आ जाएगा? हाफ माइनस 1, थीटा की वैल्यू माइनस हाफ, और थीटा बिकम्स कॉस इनवर्स माइनस 1/2। कॉस माइनस 1/2 कॉस की टेबल में हमें मिलता है 120 डिग्रीज पर, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा गाइस एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के बीच में एंगल इस तरह से कैलकुलेट हो जाता है, देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। If magnitude of sum of two vectors two vectors, क्या हो सकता है मैग्नीट्यूड? क्या लिया जाए? 16 ले लेते चलिए। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज 16 न्यूटन एंड देयर रिजल्टेंट 8 न्यूटन, the resultant is 8 Newton, making an angle 90 degree with the smaller magnitude vector. Smaller magnitude vector. Find the magnitudes of the vector. Find magnitude of the vectors. ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? The magnitude of sum of two vectors is 16 न्यूटन। देखिए क्वेश्चन जिस तरह से कह रहा है उसी तरह से सॉल्व करते हैं। देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर इज 16 न्यूटन। दिखाई दे रहा है आपको? मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर क्या हो गया? P प्लस क्यू 16 न्यूटन, और इनका जो रिजल्टेंट है R, उसका मैग्नीट्यूड है 8 न्यूटन। साथ ही साथ ये कह रहा है कि जो स्मॉलर मैग्नीट्यूड का वेक्टर है उसके साथ रिजल्टेंट जो है वो 90 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा है। कितना एंगल क्रिएट कर रहा है? 90 डिग्री एंगल क्रिएट कर रहा है। तो लेट वेक्टर विथ स्मॉल मैग्नीट्यूड, हमने मान लिया कोई P वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉल है और कितना है? X। तो वेक्टर विथ बिगर मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? तो बड़े वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा गाइस? 16 माइनस एक्स,
एम आई करेक्ट? क्योंकि दोनों का सम 16 है, तो इसमें से अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा? 16 माइनस x। तो ये ध्यान रखें। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, रिजल्टेंट वेक्टर मींस 8, ये स्मॉलर मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर के साथ में 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। तो स्मॉलर मैग्नीट्यूड यहां आ गया x, इसके साथ में 90 डिग्री एंगल हो गया a। तो ट्राइंगल लॉ से अगर दो वेक्टर्स को ऐड करते हो आप, तो दूसरा वेक्टर आपका यही होगा जो ट्राइंगल को कंप्लीट करेगा इन अ साइक्लिक मैनर। तो ट्राइंगल लॉ से ये ट्राइंगल बन जाएगा। और ये ट्राइंगल कैसा बना? राइट एंगल ट्राइंगल बना। ये ट्राइंगल कैसा बना गाइस? राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। अगर ये ट्राइंगल आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो देखिए हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? 16 माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? सॉरी, आई थिंक ये हो जाएगा 16 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x इज इक्वल्स टू 64 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। 16 का स्क्वायर आप फाइंड कर सकते हैं। देख लीजिए 16 का स्क्वायर क्या आएगा आपके पास? इट्स समथिंग 256 माइनस 32x इज इक्वल्स टू 64। तो मैं इसको उस तरफ ट्रांसफर कर दूं तो 256 माइनस 64 इज इक्वल टू 32x बन जाएगा। माइनस किया 64 तो ये कुछ बन गया 192 डिवाइड बाय 32। यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी क्या? डिवाइड बाय 32। तो यहां से x की वैल्यू देखिए मिल गई आपको 6। x की वैल्यू क्या मिलती है? 6। बात समझ आ रही है? अगर x की वैल्यू 6 मिल जाती है तब उस केस में आपका p वेक्टर जो है वो तो हो गया 6 न्यूटन और q वेक्टर है वो 16 माइनस x था, तो 16 माइनस 6 वो बन जाता है 10 न्यूटन। ये आंसर आपका फाइनल यहां पर हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है गाइस, ठीक है? 10 न्यूटन और 16 न्यूटन। देख लीजिए इस तरह से प्रॉब्लम्स जो है यहां पर पूछी जाती है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन, जब इतना हो गया है तो मालिक थोड़ा सा और हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए इसी तरह का क्वेश्चन है। इफ resultant of two vectors making an angle 90 degrees with p vector and it is half of the q vector. Resultant of two vector making angle 90 degree with p vector, it is half of the q vector in magnitude. Find the angle between p vector and q vector. ये क्वेश्चन है आपका। If resultant of two vectors making an angle 90 degree with p vector and it is half of the q in magnitude, then find the angle between p vector and q vector. तो देखिए इसको भी सॉल्व करने का तरीका वही है जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया कि जो आपका रिजल्टेंट है वो p वेक्टर के साथ में क्या कर रहा है? 90 डिग्री एंगल बना रहा है रिजल्टेंट वेक्टर, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो q का हाफ है। मैग्नीट्यूड क्या है? q का हाफ है। और q वेक्टर आपका कहां बन रहा है? यहां बन रहा है। q का मैग्नीट्यूड फिर ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ q, कुछ ओनली q होगा। यहां पर सपोज कीजिए एंगल बन रहा है फाई। क्या बन रहा है? फाई। अगर यहां पर एंगल फाई बन रहा है तो देखिए मैं इस ट्राइंगल से, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, राइट
एंगल ट्राइंगल। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल से हम साइन फाई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। साइन फाई की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो जाएगी q/2 इंटू क्यू, क्यू से क्यू कैंसल, तो साइन फाई आएगा आपके पास 1/2। तो फाई हो गया आपके पास साइन इनवर्स 1/2। साइन की टेबल में 1/2 30 डिग्री पर आता है, तो आपने सोच लिया होगा कि हमारे P और Q के बीच का एंगल क्या बन गया, 30 डिग्री। लेकिन अगर आपने ऐसा सोच लिया तो ये आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अगर आपने ऐसा सोच लिया तो ये आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी होल्ड किया है। यहां पर हमने इस क्वेश्चन को करने का रीजन यही था कि बेटा P और Q के बीच का एंगल 30 डिग्री नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए P का हेड Q के टेल के साथ में ज्वाइन हुआ है। P का हेड Q के टेल के साथ ज्वाइन हुआ है। और मैंने आपको क्या कहा था कि एंगल जो बनता है दो वेक्टर्स के बीच में, वो उनके टेल और टेल के बीच में बनता है, ना कि हेड और टेल के बीच में बनता है। क्लियर? तो यहां पर ये 30 डिग्री इनका एंगल नहीं होगा। तो यहां पर दोनों का एंगल लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस P वेक्टर को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा। P वेक्टर को आगे क्या करना पड़ेगा, एक्सटेंड। तो इस P का हेड जो है वो यहां की बजाय कहां बन जाएगा, इस P वेक्टर का हेड जो है वो यहां की बजाय यहां आ जाएगा, और अब इन दोनों के बीच का एंगल ये हो जाएगा, विच इज थीटा। और ये थीटा क्या होगा, 180 माइनस फाइव। ये थीटा होगा आपका 180 माइनस 5। इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है गाइस। तो यहां पर आपका एंगल बिटवीन वेक्टर P एंड वेक्टर Q ये आ जाता है थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 5। 5 की वैल्यू आपके पास में बनी है बेटा 30 डिग्री, और अगर इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 130 डिग्रीज। इट इज योर आंसर। सॉरी नॉट 130, इट्स 150 डिग्रीज। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ना कि 30 डिग्री होगा। इस क्वेश्चन को अच्छे से रिमाइंड कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। क्लियर? तो इस तरह से रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स पर प्रॉब्लम्स जो है वो बन सकती है। यहां पर आपका वेक्टर एडिशन लॉ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पर। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे गाइस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पर। दो टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या उन प्रोडक्ट को करने का प्रोसीजर होता है, सारी चीजों पर हम 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? तब तक के लिए आज की क्लास यहीं पर, ठीक है। बी एट योर होम, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बी सेफ, और जागृति क्लासेस के साथ में अपने प्यार इसी प्रकार से बनाए रखिए। क्लियर गाइस? हैव अ नाइस डे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।